हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष, आपका यूजीसी नेट जियोग्राफी का मेंटर। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि डेली क्विज में हम लोग जो आंसर कर रहे हैं जियोग्राफी से, उसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि जो आंसर है वो ऑप्शन तो डिस्क्राइब किया ही जाएगा, साथ ही साथ बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी कुछ और डिटेलिंग में जानकारी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन शायद आपके पास है ही, आपने शायद क्वेश्चन को अटेंड ऑलरेडी कर लिया है। अब हम लोग इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन के साथ देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 1991 से 2001 तक अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जैसे डिकेडल ग्रोथ। अगर हम लोग डिकेडल ग्रोथ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो डिकेडल ग्रोथ कैसे निकलता है, हो सकता है कि आगे यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने। तो डिकेडल ग्रोथ जो है ये हम लोग कैसे निकलेंगे, ये अगर आप फॉर्मूला को देखेंगे तो 2001 से टोटल कितना पॉपुलेशन था उससे हम लोग 1991 में टोटल पॉपुलेशन को रिड्यूस करेंगे और फिर 1991 का जो पॉपुलेशन है उसके डिवाइड कर देंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। अगर आप 2001 के सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो 1991 से 2001 तक ये वाला जो सीरीज है इसमें इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है आपका 21.34%। अगर आप देखेंगे 1961 से पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा था, वेरी हाई था। इसके बाद धीरे धीरे ये जितना भी टाइम गया है, चाहे वो 1971, फिर 1981, फिर 1991 और फिर 2001, फिर 2011, यानी जितना भी दिन गया है आपको मिलेंगे ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है इंडिया के कंटेक्स्ट में ये धीरे धीरे कम होते हुए जा रहा है। इसके केस में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग 2001 से 11 ये जो पोर्शन है इसमें कितना है, इसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 17%, 17.7% के आसपास। 1991 से 2001 इसमें ग्रोथ रेट कितना है, इसमें ग्रोथ रेट है आपका 21.34%। और 1981 से 1991 का बीच वाला अगर देखेंगे तो इसमें है 23.68%। यानी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में डिकेडल ग्रोथ रेट ही है। 2000 अगर 1981 से 1991 देखेंगे तो आपको मिलेंगे 23.68। उसके बाद 1991 से 2001 तक अगर देखेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे 21.34 और 2001 से 2011 तक ये जो है इसमें आपका 17.7% दिख रहा है। ये जो 1981 से अगर आप देखेंगे तो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है। रैपिड डिक्लाइन ग्रोथ रेट कब से स्टार्ट हो रहा है, आपको 1981 से। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने डिकेडल ग्रोथ रेट कैसे निकलता है वो हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ 1961 से कंटिन्यूअस वे में आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है, जो कि 1981 से शार्प डिक्लाइन हुआ है। 1991 के बीच में 23%, 1991 और 2001 के बीच में 21%, 2001 और 2011 के बीच में 17 पॉइंट समथिंग परसेंट था। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड किया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये असर्शन एंड रीजनिंग जो क्वेश्चन है इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता है। आपको सिर्फ इसमें कुछ स्टेप में काम करना है। कैसा स्टेप, आपको पहले पता करना होगा कि असर्शन जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है। दूसरा है ये जो रीजंस है ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर आपको ये पता हो जाए कि इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि दोनों के दोनों ही ट्रू है, उसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा कि दोनों के दोनों ट्रू तो हो सकता है, लेकिन क्या आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट कर रहा है तो एक आंसर होगा, अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो दूसरा आंसर होगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको करना पड़ेगा कि ये जो असर्शन एंड रीजनिंग है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। चलिए, असर्शन यहाँ पे दिया गया है, अमेज़न बेसिन हैज वेरी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे, पहले हम लोग देखेंगे डेंसिटी कैसे निकलता है। डेंसिटी कैसे निकलता है, डेंसिटी एक्चुअल में टोटल पॉपुलेशन किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल एरिया है उसके सबसे टोटल पॉपुलेशन कितना है, इसका दोनों का जो रेशियो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डेंसिटी। अगर आप देखेंगे अमेज़न बेसिन, ये जो अमेज़न बेसिन है, बेसिन टर्म सुनते ही आपको क्या लग रहा है, बेसिन टर्म कहाँ से आ रहा है, रिवर के साथ लिंक्ड है।
तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरलिंकिंग आ रहा है। अब अमेजन बेसिन को अगर आप देखेंगे तो अमेजन बेसिन कहाँ से आ रहा है? अमेजन एक्चुअल में आपका लोकेटेड है इक्वेटोरियल रीजन में। और इक्वेटोरियल रीजन का खास बात क्या है? इक्वेटोरियल रीजन का खास बात है इसमें आपका थ्रू आउट द ईयर सनलाइट रहता है, और थ्रू आउट द ईयर सनलाइट रहने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ आपको पता है इक्वेटोरियल रीजन में रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो रेनफॉल क्या है? रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होता है। और इसी के कारण ये जो जोन है इसमें आपको इक्वेटोरियल रीजन में आपको ट्रॉपिकल डेंस वेजिटेशन आपको मिलेंगे। तो अगर ये कंडीशन अगर आप देखेंगे तो ये कंडीशन आपको बोल रहा है कि इक्वेटोरियल रीजन जो है, जो हमारे केस में यहाँ पे अमेजन बेसिन है, इसमें पॉपुलेशन क्या होगा? पॉपुलेशन थोड़ा कम ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा है, तो ट्रॉपिकल डेंस वेजिटेशन हो रहा है। तो उस केस में आपको एग्रीकल्चर का स्कोप क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर का स्कोप कम हो जाएगा। और एग्रीकल्चर का अगर स्कोप कम होगा तो सेटलमेंट बिल्डअप क्या होगा? सेटलमेंट बिल्डअप भी धीरे धीरे कम होगा। तो इसीलिए पहला जो स्टेटमेंट है असर्शन के फॉर्म में, अमेजन बेसिन हैज वेरी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या है? ये एक्चुअल में आपका ट्रू है। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, रीजन ये क्या बोल रहा है? अमेजन बेसिन हैज एंडाउड विथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट दैट लेड टू सेल्वास। सेल्वा क्या है? सेल्वा एक्चुअल में है आपका ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट। अब अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एनालिसिस किया कि इसमें सनलाइट ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या होगा? ये हॉट। उसके साथ साथ इसमें रेनफॉल ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ये ह्यूमिड हो गया। तो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन जो बोला है ये ट्रू है। और उसके साथ साथ यहाँ पे डेंस वेजिटेशन भी दिख रहा है, यानी असर्शन के साथ साथ रीजनिंग जो बोला है ये भी ट्रू है। तो अब सेकेंड स्टेज आ गया कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या रीजन जो है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। उस केस में अगर आप देखेंगे तो पहले जब एक्सप्लेनेशन दिया वहीं से आपको पता लग गया कि जैसे पॉपुलेशन वेजिटेशन डेंस हो रहा है, डेंस वेजिटेशन के साथ साथ सनलाइट क्या होता है? सनलाइट ग्राउंड लेवल तक पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है। तो ग्राउंड लेवल तक जैसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्या वो ह्यूमन के लिए उतना सस्टेनेबल है? नहीं, ह्यूमन का हैबिटेशन वहाँ पे कम ही हो जाएगा। उसके साथ साथ इतना डेंस है वेजिटेशन, इतना डेंस है कि वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है, और एग्रीकल्चर भी उतना पॉसिबल नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि सेटलमेंट, जैसे एग्रीकल्चर कम होगा, सनलाइट कम हो रहा है, तो सेटलमेंट भी कम होगा। इसीलिए अगर आप कह सकते हैं कि इसका जो रीजनिंग है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, यानी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, व्हाइल ए एंड आर बोथ आर ट्रू। उसके बाद अगर आप देखेंगे कोड, अगर देखेंगे आप यहाँ पे कोड को आपको ध्यान में रखना होगा। इन जनरल ज़्यादातर केसेस में क्या होता है? ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे जो 3 है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये 1 में देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, ये जैसे उसका असर्शन, रीजनिंग और उसके बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया, जल्दबाजी में वो 1 को टिक कर देता है। एक्चुअल में वो 1 को इसलिए टिक कर रहा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये जो इसमें जो 3 है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एक्चुअल में ये ऑप्शन 1 में रहता है। लेकिन हम लोग के केसेस में क्या होगा? इसका आंसर होगा 3, तो आंसर हो गया 3। उसके साथ साथ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट रिलाई बेसिकली ऑन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर कौन रिलाई नहीं कर रहा है? तो इसको एक बार देख लेंगे। यहाँ पे क्या है? नाइल वैली ऑफ इजिप्ट। जैसे ही रिवर का नाम आया, क्या आपको लग रहा है रिवर के साथ साथ क्या होगा? एलुवियल सॉइल होगा, एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल जो है वो क्या होता है? वो फर्टाइल होता है। उसके साथ साथ आपको मिलेंगे रिवर जैसे है तो इरिगेशन फैसिलिटीज क्या होगा? इरिगेशन फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा होगा। और अगर एलुवियल सॉइल है जो फर्टाइल है, इरिगेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा? एग्रीकल्चर क्या होगा? एग्रीकल्चर अच्छा ही होगा। तो पहला वाला जो है वो एग्रीकल्चर के पास आ रहा है। उसके साथ साथ दूसरा क्या है? प्लेन्स ऑफ मेनलैंड चाइना। इन जनरल अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो ग्रेट नॉर्थ प्लेन आया है, वो प्लेन आया कहाँ से? ये जो प्लेन आया है ये माउंटेनियस रीजन से सेडिमेंट लेके आ रहा है और नॉर्थ प्लेन रीजन में ये डिपॉजिट कर रहा है। तो सेडिमेंट जैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे क्या होगा? यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल आएगा। और कौन डिपॉजिट कर रहा है? रिवर डिपॉजिट कर रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सेम टू सेम फर्टिलिटी इंक्रीज होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज ज़्यादा होगा। ये अगर मेनलैंड चाइना के केसेस में देखा जाए तो इसमें 2 रिवर का मेजरली नाम आता है, एक है यांगसिकियांग और दूसरा है वांगहो। तो ये दोनों मेजर रिवर है चाइना का।
तो इसीलिए ये जो प्लेन्स ऑफ मेनलैंड चाइना है ये भी एग्रीकल्चरली रिच है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है आइलैंड ऑफ जावा। जावा अगर आप देखेंगे तो जावा कहाँ पे है? जावा एक्चुअल में आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया का अगर लोकेशन देखेंगे तो वहाँ पे क्या चल रहा है? इंडोनेशिया का अगर लोकेशन देखेंगे तो उसमें प्लेट टेक्निक के हिसाब से वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो चल रहा है। और ये जो एक्टिव वॉल्केनो है, ये जो लावा के केसेस में आ रहा है आइलैंड ऑफ जावा में, ये क्या है? ये एक्चुअल में बेसिक लावा है। और आपको पता है बेसिक लावा जो है वो क्या होता है? अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि डेक्कन प्लेटू जो है, तो बेसिक लावा जो है वो फर्टाइल होता है और उसमें अगर पानी डाला जाए, अगर किसी भी हालत में इरिगेशन डाला जाए तो उसमें एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी जो है जावा का आइलैंड, ये भी एग्रीकल्चरली रिच है। लेकिन लास्ट में जो है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, इसको अगर लोकेशन वाइज देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, यहाँ पे आपको मिलेगा बोस्टन। ये जो न्यूयॉर्क, ये जो बोस्टन है, ये क्या है एक्चुअल में? ये आपका इंडस्ट्रियल रीजन है, ये आपका अर्बनाइज्ड रीजन है। इसमें आपका सर्विस सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बजाय एग्रीकल्चर। क्या होगा? सर्विस ज़्यादा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से which of the following densely populated areas of the world does not rely on agriculture, that is north eastern USA। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन आ रहा है ये आपका कहाँ से आ रहा है? ये सर्विस सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, अर्बन सेक्टर से। अच्छा, अब क्वेश्चन को यहीं पे देख के रुकना नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ ये तो आपका वन लाइनर क्वेश्चन आया है, क्या ये क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट में डिवाइड कर सकते हैं? यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन दिया। अब इसके बाद मैंने आपको अगर ऐसे दे दिया कि इसके बाद कोड्स दिया या ऑप्शन दिया, आपको बोला गया ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी 2, 3, 4, ऑप्शन डी नन। इस केस में आंसर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट, आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। तो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को बेस करके आपको मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जो कि आज के ट्रेंड में ये क्वेश्चन ज़्यादा है, ताकि क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। तो आप जैसे ही आप ये सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप एक बार ये याद करने की कोशिश करेंगे खुद से कि क्या यहाँ से मल्टीपल स्टेटमेंट वाला ऑप्शन बन सकता है कि नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिकेट द अंडर डेवलपमेंट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या हो रहा है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी ये क्या बोल रहा है? ये पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक कंट्री है, उसका डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है। तो जिसमें मेजरली डेमोग्राफिक चेंजेस बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ की रिगार्डिंग बात करें तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो एक कंडीशन आपको ले रहे हैं बर्थ रेट, फिर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं डेथ रेट। तो हो सकता है कि बर्थ रेट जो है ये भी ज़्यादा है और डेथ रेट जो है ये भी ज़्यादा है। तो अगर बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों के दोनों ही ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें क्या होगा? थोड़ा बहुत लो ही होगा। अब इसके केस में ये जो पहला वाला स्टेज है, मान लीजिए ये बहुत पुराना ओल्ड एज में ऐसा हो रहा था। अब इसके केसेस में हम लोगों के आगे जाके हम लोगों को मिला है कि थोड़ा बहुत हम लोगों का जो मेडिकल टेक्निक है वो इंक्रीज हो गया। तो मेडिकल टेक्निक इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा? डेथ रेट क्या होगा? अब डेथ रेट उतना नहीं होगा, डेथ रेट अब कम हो गया। तो बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है लेकिन डेथ रेट कम हो गया। अब पॉपुलेशन क्या होगा? पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना पहले क्या हो रहा था, पहले जितना लोग का बर्थ हो रहा था उतना लोगों का डेथ भी हो रहा था। अब बर्थ तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन डेथ कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ आगे हम लोगों ने कुछ कंट्रासेप्टिव यूज़ किया, फिर हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को मिला अब बर्थ रेट थोड़ा बहुत कम हुआ, पहले जितना नहीं था, पहले जो इतना बड़ा हो रहा था अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ, डेथ रेट और कम हो गया। इस केस में पॉपुलेशन इंक्रीज तो होगा लेकिन पॉपुलेशन उतना इंक्रीज नहीं होगा, यानी यहाँ पे जो एक्सपेंड हो रहा था बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अब थोड़ा स्लो हो गया। और उसके आगे हम लोगों को क्या मिल गया? उसके आगे हम लोगों ने पूरा का पूरा अवेयरनेस हो गया, कंट्रासेप्टिव यूज़ कर लिया, फिर हम लोगों का बर्थ रेट भी कम हो गया, अब डेथ रेट भी कम हो रहा है। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही कम हो गया। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ फिर से अब लो हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें ना तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों ही कम हो रहा है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये फर्स्ट वाला सिचुएशन होता है, अंडर डेवलप्ड। उसके साथ साथ आपको कुछ कंट्री मिलेंगे। अच्छा,
यहाँ पे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्रासेप्टिव यूज़ करने के लिए बर्थ रेट कम हो रहा है। मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए अब डेथ रेट भी कम हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? जब दोनों ही ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे डेवलप्ड कंट्रीज में। कहाँ पे? डेवलप्ड कंट्रीज में। उसके साथ साथ अब इसके रिगार्डिंग अब इसका जो एक्चुअल टर्म है उसको लिखते हैं। तो ये जो पहला कंडीशन मैंने आपको लिखा है, पहला कंडीशन को क्या बोला जाता है? ये जो पहला कंडीशन हम लोगों ने लिखा है इसको बोला जाता है हाई स्टेशनरी। क्या बोला जाता है? हाई स्टेशनरी। दूसरा कंडीशन जो यहाँ पे लिखा है इसको बोला जाता है अर्ली एक्सपेंडिंग। यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रहा है, पहले कर ही नहीं रहता, अब पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रहा है। ये अर्ली फेज है, उसके बाद थोड़ा स्लो हो गया। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लो स्टेशनरी, सॉरी लो एक्सपेंडिंग। यानी यहाँ पे एक्सपेंड तो कर रहा है लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया, ये है लो एक्सपेंडिंग। तीसरा क्या है? ये जो है इसको बोलते हैं लो स्टेशनरी। यानी स्टेशनरी का मतलब क्या है? स्टेशनरी का मतलब ये ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो एक मेंटेन यूज कर रहा है, लेकिन ये लो स्टेशनरी है। जो पहले लो हो रहा था पॉपुलेशन ग्रोथ, वो है हाई स्टेशनरी। अब इस केस में क्या है? अंडर डेवलपमेंट जो कंट्री है, अंडर डेवलप जो कंट्री है, इसका क्या पे आ रहा है? ये आ रहा है अंडर डेवलप कंट्री वो है जहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ लो हो रहा है। जैसे अगर आप बात करेंगे तो कुछ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज आपको मिलेंगे, तो ये कहाँ हो रहा है? ये है अंडर डेवलप। तो आंसर क्या होगा? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? व्हिच ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेट्स पॉपुलेशन साइज टू द लैंड एरिया? पॉपुलेशन साइज टू द लैंड एरिया। पॉपुलेशन साइज यानी टोटल पॉपुलेशन और लैंड एरिया यानी टोटल लैंड। उसके साथ विद ए व्यू टू असेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन द रिसोर्स। अच्छा, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन अलग से यहाँ पे ऐड कर गया, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। ये क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। तो पहले यहाँ पे जो लिखा है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डेंसिटी या एरिथमेटिक डेंसिटी बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कुछ ही टाइम पहले हम लोगों ने बोला था कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? वो एक्चुअल में अभी का जो है, मान लीजिए ये पॉपुलेशन 2011 का जितना था, वहां से हम लोग पॉपुलेशन 2001 का, और फिर हम लोग इसको पॉपुलेशन 2001 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे। एक्चुअल में ये डिकेडल ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें पॉपुलेशन साइज लैंड एरिया का तो कहीं भी बात नहीं है, तो ये कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे लैंड एरिया का कोई भी बात नहीं है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। अब ये जो एग्रीकल्चरल डेंसिटी है ये क्या बोल रहा है? अगर आप एग्रीकल्चरल डेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन को ले रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन नहीं, यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन। और उसके साथ साथ ये जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है, ये नीचे वाले क्या है? नीचे वाले आपका एरेबल लैंड है, यानी कितना जमीन में आप खेती कर सकते हैं। ये जो है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ये क्या बोल रहे हैं? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोल रहा है टोटल कितना पॉपुलेशन है और कितना एरेबल लैंड है। तो टोटल पॉपुलेशन फूड के लिए कहाँ पे डिपेंड करेगा? एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, और एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पे दे रहा है। तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं या फिर कुछ कुछ जगह आपको मिलेंगे कि इसका आंसर होगा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्स के बारे में बात कर गया, रिसोर्स अकेले सिर्फ फूड नहीं है। अगर ये फूड रिसोर्स बोलता तो उस केस में आपको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आंसर होता, लेकिन फूड के साथ साथ यहाँ पे सेटलमेंट भी है, यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी है, और भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर आपको मिलेंगे। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें फूड अकेले नहीं, फूड के साथ साथ और भी कुछ कुछ रिसोर्सेस है। तो आंसर क्या है? व्हिच ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेट टू द पॉपुलेशन साइज टू द लैंड एरिया विद ए व्यू टू असेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन रिसोर्स ऑफ द एरिया। तो इसका आंसर होगा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी एरिथमेटिक डेंसिटी, आंसर होगा डेंसिटी। इसके साथ साथ हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी देख लिया, एग्रीकल्चरल डेंसिटी भी देख लिया, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी भी देख लिया, आंसर है 2। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पॉपुलेशन जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन लिया। इसी टाइप से क्वेश्चन के साथ साथ हम लोगों ने किया जो आंसर है ऑप्शन, वो तो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया ही, साथ ही साथ बाकी जो 3 ऑप्शन है उसका भी कुछ हिस्सा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया। तो आगे इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि अगर अपने क्विज नहीं दे रहे तो आप हम लोगों का ऐप में आप आइए, हर दिन
5 to 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उस क्वेश्चन का एनालिसिस नेक्स्ट दिन हम लोगों का यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो आप ऐप में क्वेश्चन भी देखिए और अटेंड करने की कोशिश करिए और साथ ही साथ इसका एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हम लोगों का यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए।